हेलो एवरीवन। आज से हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर हम वेरियस चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रहने वाला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, एंड देन मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, एंड देन उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन्स एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, एंड प्लांट मूवमेंट एंड सीड बायोलॉजी। तो इस तरह से ये 6 चैप्टर जो हैं अंडर प्लांट फिजियोलॉजी आते हैं। वन बाय वन हम इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं ट्रांसपोर्ट, और प्लांट्स में भी होते हैं। जो एनिमल में ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है वो ब्लड की हेल्प से होता है। वाई? ब्लड वेसल जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है सर्कुलेशन। इन केस ऑफ प्लांट्स जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का वो विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर बंडल्स की हेल्प से होता है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, और उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। तो आज हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट भी होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर होता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर की। जो सॉइल होती है, सॉइल से वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और हायर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में लेकर जाते हैं। तो ये होता है बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम सेल्स जो हैं वो ये करते हैं। तो ये अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर एंड मिनरल्स की। इस प्रोसेस को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप, इसे कहा जाता है। और असेंट ऑफ सैप दिया है डिक्सन एंड जॉली ने, ये फिनोमिना दिया है। सेकंड हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फूड जो सिंथेसाइज होता है लीव्स में सिंथेसाइज होता है, और लीव से वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि लीव्स से जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट होना होता है, तो ये रूट्स तक भी जाना होता है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो ये देखने को मिलती है, और इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है मास फ्लो या प्रेशर फ्लो, इसे कहा जाता है। और इसे दिया था मंच ने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए। अगर हम कंपोनेंट की बात करें जाइलम के, 4 कंपोनेंट होते हैं: जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल जो हैं ये कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं। जाइलम का अगर कंडक्टिंग पार्ट हम बोलें तो वो होते हैं जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। तो इस तरह के कंडक्टिंग पार्ट को कहा जाता है हेड्रोम। और जाइलम ट्रैकिड्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, जाइलम वेसल्स भी हैं वो डेड होते हैं, एंड जाइलम फाइबर भी हैं वो डेड होते हैं। ये डेड होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट जो है वो अब्सेंट होता है, एंड प्रोटोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है इन जाइलम पेरेन्काइमा, प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें जाइलम वेसल, तो जाइलम वेसल जो है वो फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजियोस्पर्म में हमें ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि जाइलम वेसल जो है वो ब्रायोटेरिडो और जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट होते हैं। तो वेसल्स अब्सेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में भी। एंजियोस्पर्म की 4 फैमिलीज होती हैं जिनमें कि वेसल जो हैं वो अब्सेंट होते हैं, और वो फैमिली है विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रास टोटोडें ट्रोकोडेंड्रेसी, हाइड्रोचेरेटिसी। इन 4 फैमिलीज में वेसल जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। और एक और बात, यूका एंड ड्रेसिना जो होते हैं, यूका को स्पेनिश डैगर कहा जाता है एंड ड्रैकिना को ड्रैगन ब्लड कहा जाता है। ये बिलोंग करते हैं लिलिएसी फैमिली, इनमें भी वेसल्स अब्सेंट होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में वेसल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स आर प्रेजेंट इन निटेल्स ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसलिए निटेल को प्रो एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। तो निटेल ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म कौन कौन से ऑर्डर हैं निटेल्स के? दैट इज नीटम, एफिड्रा एंड वेलविशिया। ये 3 ऑर्डर हैं निटेल्स के जिनमें वेसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ जाइलम। तो जाइलम के जो कंडक्टिंग पार्ट्स हैं, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म ओनली ट्रैकिड जो है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है जाइलम का, लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में जो कंडक्टिंग पार्ट होता है जाइलम का दैट इज ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का, ये काम करते हैं। और फ्लोएम के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये भी 4 तरह के होते हैं: फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड कंडक्टिंग पार्ट। और 2 इसमें हमें कंडक्टिंग पार्ट देखने को मिलते हैं।
जिम्नोस्पर्म के केस में जो कंडक्टिंग पार्ट होते हैं वो सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। एल्ब्यूमिनस सेल्स को स्ट्रेसबर्गर सेल्स भी कहा जाता है। और इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म अगर जो कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं दैट इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो हमें एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब, इस तरह से हमें सीव ट्यूब सेल्स देखने को मिलते हैं और इसके बाहर हमें कंडक्टिंग सेल्स देखने को मिलते हैं। ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। और कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से जो जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स होते हैं ये भी ई न्यूक्लिएटेड ही होते हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट को फ्लोएम के केस में लेप्टोम कहा जाता है। कंडक्टिंग पार्ट जाइलम के केस में हमने हेड्रोम कहा था। इसी तरह से फ्लोएम के केस में कंडक्टिंग पार्ट को लेप्टोम कहा जाता है। और अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के जो पार्ट हैं दैट इज़ जो कंडक्टिंग पार्ट हैं वो लिविंग होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग होता है एंड फ्लोएम फाइबर जो हैं वो डेड होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट जो है वो अब्सेंट होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो अब्सेंट होता है। अब बात करते हैं ये ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह से देखने को मिलता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक तो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। विद इन द सेल, सेल के अंदर ही, मतलब कि ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ही अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे कहा जाता है विद इन सेल। और ये प्रोसेस होती है साइक्लोसिस इसे कहा जाता है, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें तो सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे भी हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। थर्ड है इनसाइड और आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर या सेल के बाहर अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे भी कहा जाता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ये हमें देखने को मिलता है वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी देखने को मिलेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी ये देखने को मिलता है। और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी। तो क्या कंसंट्रेशन कम है या कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सेकंड हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो बाय जाइलम और फ्लोएम के सेल्स के थ्रू ही हमें देखने को मिलता है। मतलब कि सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता है कि इस तरह से अगर ट्रांसपोर्ट होगा पूरे, अगर हम ट्री की बात करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल जिन्हें कहा जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो स्पेशल होते हैं वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए होते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। होता है इट अकर इन मास और बल्क में, मतलब ज़्यादा ये हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इसे हम मास और बल्क ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्ट होता है। आगे हम इन्हें डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये हमें देखने को मिलता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है और जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर ट्रांसपोर्ट करना है हमें, उस तरह की ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसे करने के लिए हमें जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, यूज़ मेटाबॉलिक एनर्जी, इसमें एटीपी का यूज़ होता है। और अगर हम बात करें ये ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कम है यहाँ पे अगर लोअर कंसंट्रेशन है और हाई कंसंट्रेशन में हमें उसे मूवमेंट करवाना है, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसे कहा जाता है अप हिल ट्रांसपोर्ट। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। सेकंड अगर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, हाई से उस कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अगर हमने मूवमेंट करना है, उस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसफर। तो ये अक्रॉस या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये होता है। और ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट इसे कहा जाता है। इसमें नो यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी या एटीपी का कोई यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये दो तरह का होगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जिसमें कि मूवमेंट हायर से लोअर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की अगर हो रही है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं।
लेकिन जो डिफ्यूज़न होता है ये भी हायर टू लोअर होता है, लेकिन किस चीज़ का मूवमेंट, इसमें लिक्विड भी हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी इसी के अंडर आता है, सॉलिड हो गया, गैसेस हो गया एंड आयंस हो गया। तो इनमें से किसी भी चीज़ का हायर टू लोअर अगर मूवमेंट है उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब ये भी दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फिर सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे क्या होते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। तो सिंपल डिफ्यूज़न में याद रखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होता है, इसमें किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें किसी तरह के कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर फैसिलिटेटेड की बात करें तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न होता है ये, और इसमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें क्या होते हैं ये कैरियर प्रोटीन और किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है, फर्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी होती है, तो लिपिड की ये लेयर जो है वो लिपिड की बनी हुई है, जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो लिपिड जो है, अगर हम बात करें लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन जो है वो नॉन पोलर होते हैं। लिपोप्रोटीन्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है लिपिड से ईजिली चले जाएंगे। तो लिपोप्रोटीन जो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो ईजिली चले जाते हैं, इनको किसी भी तरह की कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बिना कैरियर से चले जाते हैं। इस तरह के डिफ्यूज़न को हम सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, जैसे कि वाटर और आयन क्या होते हैं, वाटर अगर जाना है तो वो लिपिड से तो जा नहीं सकता है, तो उसे चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल को चाहिए होती है कैरियर प्रोटीन। इस तरह से कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन होगी जो हेल्प करती है इन वाटर और आयन को मूव करवाने में। तो वाटर यहाँ से मूव करता है, वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल को जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल या आयन जो है वो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ही मूव करते हैं, और इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो ये डिफ्यूज़न होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, अगर हम उसे दोबारा से देखें तो सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होता है। नॉन पोलर जैसे कि लिपिड का है, तो लिपिड जो है ईजिली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जा सकते हैं, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कैरियर प्रोटीन की। इस तरह के डिफ्यूज़न को सिंपल डिफ्यूज़न कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है पोलर मॉलिक्यूल का, जैसे कि वाटर एंड आयन हो गया, उन्हें अगर मूव करवाना है तो उन्हें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए। उस तरह के डिफ्यूज़न को फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में। अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट था। तो ऑल ऑस्मोसिस जो हैं वो डिफ्यूज़न ही होते हैं, एक तरह का डिफ्यूज़न ही है, बट ऑल डिफ्यूज़न आर नॉट ऑस्मोसिस। ये भी हम अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो उसमें डिस्कस या इसमें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। इसमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन होती है, और ये भी दो तरह का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इन्हें देखते हैं कि ये क्या होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इस तरह से हमारे पास लिपिड, फॉस्फोलिपिड की लेयर है, और इसके बीच में हमें एक पंप देखने को मिलता है। पंप जो है वो एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं, इन्हें हम प्रोटीन्स ही कहते हैं। तो इसे लर्न करने के लिए अगर हम इवोल्यूशन की थ्योरी को याद करें, जिसमें कि ओरिजिन ऑफ सेल जो माना जाता है ओशन से ही हुआ है, तो ओशन में सबसे पहले एक सेल डिस्कवर हुआ। तो ये हमारे पास ओशन है। ओशन में अगर हम बात करें तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन ओशन में प्रेजेंट होते हैं, इसी में सेल जो है वो ऑरिजिनेट सबसे पहले हुआ। तो सेल के बाहर जो है वो सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक सेल है हमारे पास, उसके आउटसाइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें सोडियम क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और इनर सेलुलर फ्लूइड जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर इनकी मूवमेंट की बात करें, इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी। जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है, और इस तरह से ये बीच में क्या है, हमारे पास एक प्रोटीन चैनल है, एक प्रोटीन है। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड जो है वो कम है, एंड सोडियम आयन जो है वो आउटसाइड मूव करते हैं। 3 सोडियम आयन आउटसाइड एंड 2 सोडियम आयन जो है वो इनसाइड इनफ्लक्स होते हैं।
तो 3 सोडियम आयन इफ्लक्स एक्सपोर्ट होते हैं एंड 2 सोडियम आयन इनफ्लक्स होते हैं, इंपोर्ट होते हैं। इस तरह से यह है सोडियम पोटाशियम पंप, और इस प्रोसेस को करने के लिए एटीपी जो है वो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सोडियम पोटाशियम पंप का ये एग्जाम्पल है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। पंप की बात करें तो पंप जो होते हैं वो ऑलवेज प्रोटीन को ही कहा जाता है। सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये एग्जाम्पल है एंटीपोर्ट का, क्योंकि इसमें 3 जो है सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 सोडियम आयन अंदर आते हैं, तो एंटीपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। और ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सोडियम पोटाशियम पंप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। 3 सोडियम आयन इसमें इफ्लक्स होते हैं, 2 सोडियम आयन इनफ्लक्स होते हैं, और इसमें एक एटीपी का यूज भी होता है। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। नोट में हम याद रखते हैं जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एक टाइप का टॉक्सिन होता है जिसे रिलीज किया जाता है कैलाट्रोपिस, जिसे आग कहा जाता है। आग का जो प्लांट होता है वो ये रिलीज करता है। ये एस्केल्पिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये इनहिबिटर होते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप को ये इनहिबिट करते हैं। तो इसकी वजह से अगर कोई एनिमल जो है इस प्लांट को खा लेता है तो उनका जो ब्रेन है वो डेड हो जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि कार्डिक जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये टॉक्सिन होते हैं जो इस आग के प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट कर देते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा जिसमें सोडियम पोटाशियम पंप जो है इसका एग्जांपल है, जिसमें डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी होता है। सेकंड अगर हम बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं एटीपी का, बट ये डिपेंड होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हुआ हो उसके बाद ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। डिफाइन की अगर बात करें, डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन डायरेक्शन ऑफ इट्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कपल्ड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ सेकेंडरी सॉल्यूट। और इसी डेफिनेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें, प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है अगर वो हुआ है उसके बाद ही हमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड होते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये एक तरह का हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है जिसकी जो है मेम्ब्रेन जो है वो 4 मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। आउटर सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा इसकी इनर होती है। तो जो म्यूकोसा लेयर होते हैं उसमें हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स। ये है म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स, और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ल्यूमन। तो ये बीच में हमें देखने को मिलेगा ल्यूमन। जो एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये इस तरह से टुवर्ड्स ल्यूमन की तरफ जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है एपिकल मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन अपोजिट होती है ल्यूमन साइड से उसे कहा जाता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है उसमें हमें देखने को मिलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। देन इस एपिथेलियल मेम्ब्रेन के बाहर हमें देखने को मिलता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो सोडियम पोटाशियम जो पंप होते हैं, 3 सोडियम आयन जो है वो आउटसाइड जाते हैं एंड 2 सोडियम आयन इनसाइड जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल स्पेस में ये देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो जो फूड है उसमें सोडियम एंड ग्लूकोज आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचना है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सोडियम आयन की कंसंट्रेशन एपिथेलियल सेल्स के अंदर वैसे भी कम है, तो ये सोडियम आयन जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं। इन्हीं सोडियम आयन के साथ जो है ग्लूकोज के आयन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सिम पोर्ट का है मतलब सेम डायरेक्शन में अगर ट्रांसपोर्ट होता है उसे सिम पोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ सोडियम भी और ग्लूकोज आयन दोनों सिम पोर्ट होते हैं। ये एग्जाम्पल है पैसिव का। तो ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये तभी हो पाएगा अगर यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो वर्क कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अगर हुआ है तो सोडियम पोटाशियम पंप में एटीपी का यूज़ हो गया, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इसके बाद ही हमें देखने को मिलता है सोडियम ग्लूकोज का ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हमें तभी देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे कंसनट्रेशन जो है वो सोडियम की कम हुई होगी। तो इस तरह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंड करता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट 3 तरह के होते हैं। यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रांसपोर्ट हो उसे यूनिपोर्ट कहा जाता है। जिस तरह से कैल्शियम
जो है वो यूनिपोर्टर होते हैं, मसल्स में देखने को मिलते हैं। ये मसल सेल्स हैं और इसमें कैल्शियम आयन होते हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन को मूव करेंगे, या तो ये बाहर ही निकलेंगे या फिर अंदर ही आएंगे। एक ही अगर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है यूनिपोर्ट। नेक्स्ट इज को ट्रांसपोर्ट। जो को ट्रांसपोर्ट होता है इसमें हमें दो देखने को मिलते हैं, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अंदर आएगा कोई तो बाहर भी कोई जाएगा, मतलब कि दोनों देखने को मिलेगा अपोजिट। जैसे 3 सोडियम बाहर अगर आ जा रहे हैं तो 2 पोटाशियम जो है वो अंदर आएंगे। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में ही हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे हमने सोडियम और ग्लूकोज सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट देखा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये देखने को मिलता है। एंड सेकंड है इसमें सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर। ये जो सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्टर होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं नेफ्रॉन में, पीसीटी में ये प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रीब्यूटरी ट्यूब्यूल जो होती है नेफ्रॉन में, उस पीसीटी में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो ये भी सिम्पोर्ट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है सोडियम कैल्शियम आयन सिम्पोर्टर। ये कार्डिक सेल्स में देखने को मिलते हैं, तो ये भी सिम्पोर्टर का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर ओनली बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वही मूव करेंगे या डिफ्यूज होंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये होता है। तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें लिक्विड का ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो जितने भी ऑस्मोसिस होते हैं वो डिफ्यूज़न का ही पार्ट होते हैं, बट जितने भी डिफ्यूज़न होते हैं वो सभी ऑस्मोसिस नहीं होते हैं, क्योंकि डिफ्यूज़न में ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर का भी होता है, गैसेस का भी होता है, आयंस का भी देखने को मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर गैसेस एंड आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। डज नॉट रिक्वायर लीविंग। इसमें लीविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑस्मोसिस में डिपेंड्स अपॉन लीविंग, मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल में जो मेम्ब्रेन होती है वो लीविंग होती है, तो वो ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है, डिफ्यूज़न के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड जो है वो रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन डिफ्यूज़न इन सॉलिड, अगर कोई सॉलिड चीज़ है उसके अंदर डिफ्यूज़न है तो वो हो भी सकता है। डिफ्यूज़न भी दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो सिंपल डिफ्यूज़न में हमने देखा नो नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं होती है या चैनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूज़न ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो लिपिड वाले मॉलिक्यूल हैं, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डायरेक्टली फॉस्फोलिपिड लेयर से मूव कर जाते हैं, उन्हें कोई भी चैनल की ज़रूरत या कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है सिंपल डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न तब होता है जिसमें कि कैरियर प्रोटीन या चैनल की ज़रूरत पड़ती है। ये होता है पोलर मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न, और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि आयन या वाटर हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये विद द हेल्प ऑफ चैनल जो हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। उस तरह के डिफ्यूज़न को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए जो चैनल या प्रोटीन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, पोरिन प्रोटीन्स एंड एक्वापोरिन्स। पोरिन प्रोटीन्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में देखने को मिलती हैं। इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, एंड जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उस मेम्ब्रेन पे हमें ये चैनल देखने को मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोरिन प्रोटीन्स। तो ये पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल का फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक्वापोरिन या एक्वा चैनल की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर के लिए। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स, और एक्वापोरिन्स बनी होती हैं 8 एक्वापोरिन्स मिलकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चैनल बनाते हैं, मतलब कि एक वाटर चैनल बनाने के लिए 8 एक्वापोरिन जो हैं वो मिलती हैं। इस तरह से 8 एक्वापोरिन जो हैं वो मिलती हैं और एक वाटर चैनल बनाती हैं। ये लिपिड मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, और इसमें ये चैनल है जो है एक्वापोरिन का बना। तो 8 एक्वापोरिन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को मूव करवाने में हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। पंप और चैनल में क्या डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही प्रोटीन से बने होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन होते हैं, सिलेक्टिव चीज़ों को ही ये मूव करवाते हैं, सेंसिटिव टू इनहिबिटर, इनहिबिटर के ये सेंसिटिव होते हैं, और बोथ शो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, तो दोनों जो है वो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन जो है वो शो करते हैं। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड। अभी ट्रांसपोर्टर जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं और यूज़ हो जाते हैं, उसे कहा जाता है। डिसिमिलैरिटीज़ की बात करें तो पंप रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कि अप हिल मूवमेंट करवाते हैं, और जो चैनल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए, डाउन हिल मूवमेंट ये करते हैं। पंप जो है वो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को, वाइल जो चैनल्स होते हैं डू नॉट यूटिलाइज एनर्जी, तो इनके लिए एनर्जी जो है वो ये यूटिलाइज नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें चैनल्स एंड पंप की, तो ये हाईली सेलेक्टिव होते हैं, सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। जो ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन करते हैं पंप या चैनल, तो इस तरह से मान लो ये सोडियम पोटाशियम पंप है हमारे पास, तो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है और इसमें बहुत सारे जो हैं सोडियम पोटाशियम पंप हैं। एक जो पंप है इसमें एक सोडियम जो है 1 सेकंड में जाता है, और अगर 2 सोडियम जाने हैं तो 2 सेकंड जो है एक पंप से लगते हैं। इसी तरह से 8 अगर सोडियम जाएंगे तो 8 सेकंड जो है वो एक पंप से लगता है। लेकिन अगर हमारे ये सभी चैनल्स ओपन हो जाएं तो 8 सोडियम आयन जो हैं वो मूव अगर हमने करवाने हैं तो हर एक चैनल से 2-2 सोडियम आयन जो हैं वो 2 सेकंड में मूव कर सकते हैं। 4 सोडियम आयन जो हैं वो 1 सेकंड में इनसे मूव करेंगे। अगर हमें 8 सोडियम आयन्स मूव करवाने हैं तो 2 सेकंड में जो है इन सभी चैनल से जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एक से करवाएंगे तो 8 अगर सोडियम जाने हैं तो 8 सेकंड जो है वो इसमें लगेंगे। तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब है कि ये जो ट्रांसपोर्ट हैं सभी चैनल जब फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएंगे तो 2-2 ही, इन सभी से 2-2 अगर जाएंगे तो ये 8 जो है वो सैचुरेट हो जाएंगे। हमें 8 ही अगर सोडियम आयन मूव करवाने हैं तो 8 के लिए सैचुरेशन पॉइंट इनका 2-2 है, तो सभी जो हैं चैनल 2-2 सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करेंगे 2 सेकेंड में। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड, तो इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंसेस की बात करें सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में, तो फीचर्स हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूज़न में नहीं देखने को मिलता है, फैसिलिटेटेड भी नहीं करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें अप हिल देखने को मिलता है। डाउन हिल हमें देखने को मिलता है डिफ्यूज़न में, तो सिंपल डिफ्यूज़न और पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में ये डाउन हिल होता है। एटीपी का यूज़ जो वो एक्टिव में देखने को मिलता है। सिलेक्टिवली कौन कौन से होते हैं, फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न भी सिलेक्टिव होता है, क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सिलेक्टिवली होता है। सेंसिटिव टू इनहिबिटर, तो इनहिबिटर के सेंसिटिव, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को जो अफेक्ट करते हैं फैक्टर वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉलर अगर मॉलिक्यूल का साइज होगा तो फास्टर उसमें डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, जो लिपोफिलिक होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं फास्टर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर कंसंट्रेशन जो है वो हाई है तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा देखने को मिलता है। टेम्परेचर अगर हाई है तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। प्रेशर अगर हाई है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। डेंसिटी की बात करें तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न जो है इसमें डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी। इफ़ डेंसिटी ऑफ मीडियम इज़ हाई देन रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ लो। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन की अगर बात करें तो ये स्पेशल केस होता है डिफ्यूज़न का ही, इन विच वाटर इज़ एब्जॉर्ब, इसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय एनी सॉलिड कोलाइड्स। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीड है, सीड जो है वो पानी जब एब्जॉर्ब करती है, पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही हमें इसमें जो है वो सीड जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉलिड या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सीड्स इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जो है ये देखने को मिलती है, तो वाटर एब्जॉर्ब बाय एनी कोलाइड्स उसे कहा जाता है इम्बाइबेशन।
इम्बाइबेशन की वजह से क्या होता है, जैसे ही ये वाटर, मान लो ये सीड है, इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसका जो सीड कोट है वो बाहर से टूट जाता है। जब सीड कोट टूटता है तभी ये जर्मिनेट करेगी, तो अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर भी इंक्रीज हो, वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड जनरेशन ऑफ हीट, और उसकी वजह से इसके अंदर जो है हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ विल्टिंग जो है इसमें देखने को मिलती है। ये होते हैं रिजल्ट ऑफ इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन के ये रिजल्ट होते हैं। अगर हम इसी को देखें किस तरह से ये हीट प्रोड्यूस होती है, मान लो ये एक सीड है, सीड के बाहर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, जब जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है सीड वाटर को, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है इनटू हीट एनर्जी। तो इसे कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, वो भी यही कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर या कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी, इसमें वाटर मॉलिक्यूल में जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो गई एंड कन्वर्ट हुई वो हीट एनर्जी में, इसलिए हमें हीट जनरेशन जो है वो देखने को मिलता है, जो भी इम्बाइबेशन का ही रिजल्ट होता है। तो सीड जर्मिनेशन प्राइमरी अकर बाय इम्बाइबेशन से देखने को मिलती है, जो कि एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय रूट हेयर ने जब एड्जॉर्ब किया है वाटर को, उसकी वजह से होती है, एंड एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द वेलम टिश्यू। तो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, जो वेलम टिश्यू है उनके थ्रू भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, वो भी इम्बाइबेशन का ही एग्जाम्पल है। एंड इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज इन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो वुडन डोर्स या विंडोज होते हैं वो भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि इम्बाइबेशन का ही एग्जाम्पल है। वेलम टिश्यू की अगर हम बात करें, जो एपिफाइट्स होते हैं, सम ऑफ द एपिफाइट्स, एपिफाइट्स कहा जाता है जो स्पेस पैरासाइट होते हैं, शेल्टर के लिए किसी के ऊपर वो ग्रो करते हैं, उन्हें कहा जाता है एपिफाइट। इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्चिड एंड वेंडा। जो ऑर्चिड होते हैं वो मैंगो ट्री पे देखने को मिलते हैं। इस तरह से एक मैंगो ट्री का एग्जाम्पल है जिसमें हमें ऑर्चिड देखने को मिलते हैं। अब ये ऑर्चिड जो होते हैं ये शेल्टर के लिए मैंगो ट्री पे तो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन फूड के लिए ये फूड इस ट्री से नहीं लेते हैं। तो इनकी जो रूट्स होती हैं, क्लिंजिंग रूट या वेलम रूट इसमें देखने को मिलती हैं। ये जो क्लिंजिंग रूट होती हैं ये तो अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, जो वेलम रूट्स होती हैं ये हैग्रोस्कोपिक होती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और जिसकी वजह से ये अपना खाना बनाते हैं, और इस प्रोसेस को भी इम्बाइबेशन ही कहा जाता है। तो ये भी इम्बाइबेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इम्बाइबेशन कैपेसिटी। तो सबसे ज़्यादा इम्बाइबेशन कैपेसिटी होती है अगर अगर की, देन उसके बाद प्रोटीन, देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा स्टार्च की होती है, देन पैक्टिन, देन सेलुलोज की देखने को मिलती है। जो लिग्निफाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इम्बाइब नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंटेनर में मटर लेते हैं, पी लेते हैं, और एक कंटेनर में मेज़ लेते हैं, इनमें हम पानी डाल देते हैं और इनको कैप रखते हैं ओवरनाइट पानी में ही, तो जब हम सुबह देखेंगे तो किस में इम्बाइबेशन हमें देखने को मिलेगा, तो जो पी होती है, पी जो है वो प्रोटीनियस होती हैं, और मटर जो है वो, इसमें हमें ज़्यादा इम्बाइबेशन देखने को मिलेगा। तो ये ज़्यादा, या फिर अगर फुल है तो ये बाहर निकलेंगे। देन मेज़ में उससे कम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेज़ में या ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उनमें कंपैरेटिवली प्रोटीन से कम हमें इम्बाइबेशन देखने को मिलता है। स्टेट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के बेसिस पे मेम्ब्रेन कितने तरह की होती हैं। फर्स्ट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब है अलाउ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो अपने में से सॉल्यूट को भी जाने देती है एंड सॉल्वेंट को भी जाने देती है, उसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब अलाउ ओनली सॉल्वेंट, मतलब कुछ को जाने देगी, तो ये अलाउ करती है सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर है, वाटर को जाने देती है, उस तरह की मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल कहा जाता है। और ये देखने को मिलती है सेलोपेन मेम्ब्रेन और यूरिनरी ब्लैडर, और ये देखने को मिलती है पर्चमेंट में, ये देखने को मिलती है। तो ये सेमी परमिएबल के एग्जाम्पल हैं। थर्ड इज सिलेक्टिव परमिएबल या डिफरेंशियल परमिएबल जिसे कहा जाता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही ये जाने देगी। अलाउ सॉल्वेंट एंड ओनली सिलेक्टिव सॉल्यूट, ये तो सॉल्वेंट को जाने देगी और सिलेक्टिव सॉल्यूट को जाने देती है, उस तरह की मेम्ब्रेन को कहा जाता है सिलेक्टिव परमिएबल या डिफरेंशियल परमिएबल। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन जो हैं वो एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टाइप इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो डू नॉट अलाउ एनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट को जाने नहीं देगी, उसे कहा जाता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और इससे एग्जाम्पल हैं लिग्निफाइड सेल्स एंड ओक
में ये देखने को मिलती है। जो बार्क होती है ट्री की, वो किसी भी सब्सटेंस को जाने नहीं देती है, तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टॉनिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है टॉनिसिटी, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड टॉनिसिटी। और ये 3 तरह का होता है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो इस तरह से ये 3 टाइप हैं। अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये हमने 3 कंटेनर लिए हैं और उनमें हमने सॉल्यूशन डाला है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो सेल के साथ इनका कंपैरिजन है उसे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो ये हमने एक सॉल्यूशन लिया है, वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। हाइपो का मतलब है कम एंड टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट। अब हम सारा कंपैरिजन इसका सॉल्यूट से ही करते हैं। हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, कम होगा। थर्ड इज आइसो, आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है, सेम है। तो सेम सॉल्यूट एंड सेम सॉल्वेंट इसमें देखने को मिलता है। ये तो बात होगी जो हमने सॉल्यूशन लिया था। अब जब हम इसका कंपैरिजन सेल से कर रहे हैं, तो जो सेल इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट हमने लिया हुआ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक में हमने सॉल्यूट कम लिया है तो सेल में सॉल्यूट फिर ज़्यादा होगा। और सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन में कम ज़्यादा था तो सेल के अंदर सॉल्वेंट जो है वो कम है। तो ये कंपेरेटिवली हम इससे अलग अलग ही लेंगे। तो ये फर्स्ट में हमने इस तरह से सेल लिया है। सेकंड सेल की अगर हम बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किस तरह का सेल है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा था एंड सॉल्वेंट कम था, तो सेल में सॉल्यूट कम होगा एंड सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। थर्ड हम बात करते हैं आइसोटोनिक, जिसमें सेम हमने देखने को मिला था, तो सेल में भी हम सेम ही सॉल्यूट लेंगे, जितना इसमें सॉल्वेंट है उतना ही सॉल्यूट लेंगे। तो इस तरह का सॉल्यूशन ये आइसोटोनिक है। अब नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम एंड टोनिक का मतलब सॉल्यूट। सॉल्यूशन में हमने लेना है, तो ये हमने एक सॉल्यूशन लिया है जो हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। हाइपोटोनिक का मतलब सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है। तो ये हमने सॉल्यूशन जो है दोनों में सेम ही इसी तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो दोनों कंटेनर्स में लिया हुआ है। अब 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करते हैं। केप्ट इन एनिमल सेल, मतलब कि इसमें अगर हम एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होगा। एनिमल सेल मान लो हमने आरबीसीज को रखा है, तो आरबीसीज अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है जिसमें कि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो एनिमल सेल में सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो वाटर कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर की, सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा सॉल्वेंट होगा वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है। तो वाटर मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन टू सेल, तो सॉल्यूशन से सेल की तरफ जो है वो वाटर मूव करेगा। तो जैसे ही सेल की तरफ मूव करेगा तो एंड ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा और सेल कैसा बन जाएगा, टर्जिड सेल बन जाएगा। अब अगर आगे इसकी बात करें, जो है स्वेल कर गया है अगर सेल जो है वो कैसा हो गया है, अब फूल गया है। पहले इसमें हम प्रोटोप्लाज्म वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर जितना भी अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जैसे ही सेल जो है वो स्वेल कर गया, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन इसके अंदर, ये सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के बीच में जो सॉल्यूशन है दैट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इनके बीच में आ गया है। अब जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो अंदर जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर जो स्पेस जो सेल्स के अंदर का मटेरियल है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे कहा जाता है टर्जर प्रेशर। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर, टीपी से इसको डिनोट किया जाता है। व्हेन टर्जर प्रेशर विल बिकम मैक्सिमम, जैसे ही ये मैक्सिमम हो जाएगा, टर्जर प्रेशर जो है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जब लगेगा, टर्जर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो बर्स्टिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलाइसिस, इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज जो है या गोस्ट ऑफ आरबीसीज जो है इसे कहा जाएगा। तो ये देखने को मिलता है एनिमल सेल में। अब हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड हम डिस्कस करते हैं केप्ट इन प्लांट सेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम प्लांट सेल को रखते हैं तो इस तरह से एक हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपो का मतलब है कम,
टॉनिक मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। इसी से अपोजिट प्लांट सेल की कंसंट्रेशन हम देखेंगे जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम। तो ये हमने प्लांट सेल को प्लेस कर दिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो वाटर मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द सेल, तो वाटर जो मूव करता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हायर है, हायर कहाँ है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वाटर की ज़्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन में। प्लांट सेल में लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, तो वाटर मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सेल, और इसकी वजह से जो एंडो ऑस्मोसिस जो है, वाटर जो है वो इनसाइड जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस। तो ये हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाएगा और ये टर्जिड सेल हम इसे कहते हैं। इस तरह से सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। तो अगर हम सेल की, प्लांट सेल की बात करें तो उसमें आउटरली सेल वॉल होती है, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन उसके बाद हमें सेंट्रल बिग वैक्यूल देखने को मिलता है, एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। जो पूरा ये स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल अगर उसकी सेल वॉल के अलावा जितना भी ये स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, विच कंसिस्ट विदाउट सेल वॉल। जो स्ट्रक्चर रहता है प्लांट सेल का उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो एक प्रोटोप्लास्ट है जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर का देखने को मिलता है। तो जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा है तो सेल जो है स्वेल हो जाता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है इनके बीच में जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से जो सेल जो है वो स्वेल कर जाता है, और जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ को प्रेशर लगता है, आउटसाइड को प्रेशर लगता है, जिसे हम कहते हैं टर्जर प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ऑन सेल वॉल इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर। और इसमें हमें देखने को मिलता है एक और प्रेशर, दैट इज वॉल प्रेशर, और ये वॉल प्रेशर जो है वो सेल वॉल लगाती है प्रोटोप्लास्ट की तरफ को, तो दैट इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर। जो इनसाइड को प्रेशर लगता है उसे कहते हैं वॉल प्रेशर। तो ये हमें देखने को मिलता है जब टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ को भी बराबर प्रेशर लग रहा है और बाहर की तरफ को भी बराबर प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होता है। तो प्लांट सेल में हमें देखने को मिलता है सेल जो है वो बर्स्ट नहीं करता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है वो एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट कर जाता है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर है टर्जर प्रेशर ये लगता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वही बाहर की तरफ को प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है। लेकिन प्लांट में जो है वो सेल वॉल भी प्रेशर लगा रही होती है और प्रोटोप्लाज्म भी जो है वो प्रेशर लगा रहा होता है, जिसकी वजह से टर्जर प्रेशर भी लगता है और वॉल प्रेशर भी लगता है, तो सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने प्लांट सेल या एनिमल सेल को रखा था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केसेस के बारे में। फर्स्ट केस है जिसमें कि टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर हैं। आउटसाइड से जो प्रेशर लगता है, आउटसाइड को जो प्रेशर लगता है ऑन द सेल वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है, अंदर से बाहर की तरफ को जो प्रेशर लग रहा है वो, और बाहर से अंदर की तरफ को, इनसाइड को जो प्रेशर लग रहा है, प्रोटोप्लाज्म की तरफ को जो प्रेशर लग रहा है, वो इक्वल हो तो सेल डू नॉट बर्स्ट, तो सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होते हैं। सेकेंड केस है कि अगर टर्जर प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ को बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो क्या, और वॉल प्रेशर जो है वो कम लग रहा है, तो सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। थर्ड केस है कि वॉल प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बाहर से प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है और अंदर से प्रेशर कम लग रहा है, और रिजल्ट इन विल्टिंग, और इस तरह से जो अंदर के सेल्स हैं वो मुरझा जाएंगे। अंदर को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा अगर बाहर से, आउटसाइड से प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जो है वो रिजल्ट इन विल्टिंग देखने को मिलता है, मुरझा जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो श्रिंकिंग जो देखने को मिलती है, जिसे हम सेल विल बी प्लाज्मोलाइज, तो सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड इसमें हो जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है जब वॉल प्रेशर ज़्यादा होता है। सेकेंड केस हम डिस्कस करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम सेल्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल को रखते हैं, एनिमल सेल, तो इसमें इसकी कंसंट्रेशन इससे अपोजिट होगी, सॉल्यूट की कम, सॉल्वेंट की फिर ज़्यादा होगी। तो इस तरह से अगर हम एनिमल सेल को रखेंगे तो वाटर मूव करता है
वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगा, तो हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल में, तो सेल से बाहर की तरफ जो है वाटर मूव करेगा। वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। उसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो जो प्रेशर अब यहाँ पे लग रहा है, टर्जर प्रेशर जो है वो 0 देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं, अगर हम इसमें प्लांट सेल को रखते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लांट सेल को रखा, प्लांट सेल जो है फिर इसी में कंसंट्रेशन जो है उससे अपोजिट होगी। हाइपर का मतलब जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो अब प्लांट सेल में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है, लेकिन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसी में भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो वाटर मूव करेगा, तो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो वाटर मूव करता है। अब अगर हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें आउटरली सेल वॉल होती है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन वैक्यूल होता है सेंटर में, और इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अगर हम वैक्यूल की बात करें, तो वैक्यूल के अंदर भी क्या होता है, आयन्स एंड वाटर्स होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आयन की कंसंट्रेशन जो है वो वाटर से ज़्यादा होती है, मतलब आयन की कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर ज़्यादा होती है। और साइटोप्लाज्म की बात करें, तो साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो वाटर जब मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म से वाटर जो है वो रिलीज आउट होगा, देन उसके बाद वैक्यूल का जो वाटर है वो रिलीज आउट होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल को अगर हम डीपली डिस्कस करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने प्लांट सेल को रखा है, वाटर मूव आउटसाइड फ्रॉम साइटोप्लाज्म फर्स्ट। तो सबसे पहले पानी जो है वो साइटोप्लाज्म से बाहर निकलेगा, तो साइटोप्लाज्म का सारा पानी जो है वो अगर बाहर निकल रहा है, देन वाटर मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल, और फिर वाटर जो वैक्यूल के अंदर है वो भी बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेल वॉल, जिसकी वजह से अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसने भी श्रिंक कर दिया है, और जो वैक्यूल है वो भी श्रिंक हो गया है। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये प्रोटोप्लास्ट जो है वो पूरा श्रिंक हो जाता है, और जो वाटर है वो हमें यहाँ सेल वॉल और जो प्रोटोप्लास्ट है उनके बीच में देखने को मिलता है, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे प्लेस होता है, और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये श्रिंक हो गया है, अवे फ्रॉम द सेल वॉल ये रहता है, और इसमें प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलती है। तो इस तरह के सेल को कहा जाता है प्लाज्मोलाइज सेल। जब श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट होती है उसे कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। नेक्स्ट टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस फीचर होता है प्लांट सेल में, ये देखने को मिलता है, और ये फीचर्स जो है वो हमें दो सेल्स विच हैव सेल वॉल, जिन सेल्स में सेल वॉल होती है उन्हीं में हमें प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलती है। फर्स्ट इज लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है व्हेन वाटर मूव आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ओनली। ऐसे केसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म से ही वाटर निकले उसे कहा जाता है लिमिटेड प्लाज्मोलाइसिस। सेकेंड है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन वाटर मूव आउट फ्रॉम द वैक्यूल। जब पानी जो है वो वैक्यूल से निकलता है उसे कहा जाता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। एविडेंट और फाइनल प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है व्हेन प्रोटोप्लाज्म श्रिंकिंग अवे फ्रॉम द सेल वॉल, पूरा सेल वॉल से अवे हो जाता है और बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, उस तरह के सेल को कहा जाता है प्लाज्मोलाइज सेल, या हम इसे एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इसमें जो टर्जर प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है। ये 3 केसेस हैं जिसमें कि लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, देन इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, एंड सबसे कम होती है फाइनल प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अगर कोई प्लांट सेल है, अगर हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, श्रिंकिंग उसकी देखने को मिलती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। अगर हम फिर से उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सेल जो है वो टर्जिड बन जाता है, डी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है डी प्लाज्मोलाइसिस। इस तरह से प्लाज्मोलाइसिस जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें प्लाज्मोलाइसिस की, तो ये फूड प्रिजर्वेशन में, पिकल प्रिजर्वेशन में, एंड विड एलिमिनेशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है, करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब सेम, सेम जब टॉनिक मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट अगर हम सेम कंसंट्रेशन रखते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, तो इसी तरह से जो सेल है उसमें भी सेम कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो इसमें नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ना ही अंदर जाएगा ना ही बाहर जाएगा, नो नेट मूवमेंट, बराबर मूवमेंट रहेगी, तो कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। उस तरह के सेल को कहा जाता है फ्लैसिड सेल। नेक्स्ट एक टर्म है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से, और इसका यूनिट होता है पास्कल या
किलो पास्कल इसे कहा जाता है। फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल, कि पानी में जो फ्री एनर्जी होती है, मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें जो फ्री एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल की, उसे कहा जाता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम देखने को मिलता है प्योर वाटर, व्हेन देयर इज नो एनी सॉल्यूट, जब पानी सिर्फ और सिर्फ पानी है, उसमें कोई और सॉल्यूट ऐड नहीं है, फ्री एनर्जी जो है उसमें मैक्सिमम होती है। प्योर वाटर की जो एनर्जी होती है दैट इज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल उसका देखने को मिलता है। द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज नेवर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं होती है, मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जीरो होती है। नेक्स्ट टर्म इज सॉल्यूट पोटेंशियल, इसे साई एस से डिनोट किया जाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी इसे ही कहा जाता है। पोटेंशियल ऑफ वाटर ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, और ये हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब एक प्योर वाटर है, प्योर वाटर में जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू जो है जीरो है। इसका मतलब कि इसमें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो पूरे 100 के 100 वाटर ही मॉलिक्यूल हैं। बट अगर हम इसमें जो है वो सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट ऐड करने से 99 वाटर जो है फिर फ्री होंगे, 1 वाटर जो है वो फ्री नहीं होगा, क्योंकि वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो वाटर जो पोटेंशियल है दैट इज नेगेटिव, और कितना नेगेटिव होगा, -1 किलो पास्कल जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर जो है वो ऑलवेज जीरो देखने को, तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का। और अगर हम इसमें सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट डाल देते हैं तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना हमने सॉल्यूट डाला है, लेकिन इट ऑलवेज बी नेगेटिव। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 सेल हैं, सेल ए, सेल बी एंड सेल सी। तीनों सेल में हमने वाटर जो है वो डाले हुए हैं, 100 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सब में हैं, तो जिसकी वजह से अगर हम फर्स्ट केस में एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक सोडियम जो है वो डाल देते हैं, दूसरे केस में हमने 2 सोडियम आयन डाले हैं, थर्ड केस में हमने 3 सोडियम आयन डाले हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो फर्स्ट में जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल देखने को मिलता है -1 किलो पास्कल होता है, दूसरे केस में हमें -2 किलो पास्कल देखने को मिलता है, तीसरे में -3 किलो पास्कल देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट पोटेंशियल सबसे ज़्यादा तब होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। वी ऐड मोर सॉल्यूट एंड सॉल्यूट पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव। अगर हम ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा, और अगर ज़्यादा नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो लेस होती है। मतलब कि अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें 1 सॉल्यूट डाला है, दूसरे केस में 2 सॉल्यूट है, तीसरे केस में 3 सॉल्यूट डाले हैं। जो कंसंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन सॉल्यूट की जो है वो थर्ड केस में है, सी वाले में है, लेकिन उसके सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी लेस वैल्यू होगी, उतनी ही उसकी लेस वैल्यू है। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो फर्स्ट केस में। लीस्ट वैल्यू इज बिगर वैल्यू, माइनस के केस में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, और जो सबसे कम वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा, जैसे कि इस फिगर में देखेंगे -1, -2 और -3, तो जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज़ -1, वो इसमें बिगर वैल्यू मानी जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाटर की मूवमेंट। एक हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि इस तरह से हमारे पास एक नाली है और नाली से खेत में पानी जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है फर्स्ट, और सेकंड वाले में बहुत कम पानी भरा हुआ है। तो जैसे ही नाली से पानी आता है तो वो उस एरिया में ज़्यादा जाएगा जहाँ कम भरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो पानी है वो कम भरे हुए एरिया में जाएगा, देन उसके बाद वो ज़्यादा भरे हुए में जाएगा। इस तरह से इस एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 केसेस हैं, ए, बी एंड सी, हमने 3 केस लिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट में हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल 100 है, तीनों में हमने 100 वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं। फर्स्ट में जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो एक सोडियम आयन जो है वो हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया है। एक सोडियम आयन मिलाने की वजह से इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो -1 किलो पास्कल है, और इसमें 99 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्री हैं अब। और दूसरे केस में अगर हम बात करें तो इसमें हमने 2 सॉल्यूट पोटेंशियल मिलाए हुए हैं, तो इसका जो दो सॉल्यूट इसमें हमने ऐड ऑन किए हैं, जिसकी वजह से इसका सॉल्यूट पोटेंशियल जो है -2 किलो पास्कल है, और इसमें हमें जो वाटर मॉलिक्यूल फ्री देखने को मिलते हैं दैट इज़ 98
वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्री हैं। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो उसमें हमने 3 सोडियम आयन जो हैं वो मिलाए हुए हैं, जिसकी वजह से इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो -3 किलो पास्कल है और इसमें 97 जो है वाटर फ्री हैं। तो अगर हम वाटर की मूवमेंट की बात करें तो ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो हायर कंसंट्रेशन तो ए की है और लोअर कंसंट्रेशन इन तीनों में किसकी है, सी की है। तो ए से सी की तरफ जो है वो मूवमेंट देखने को मिलती है। और दूसरा हम बात कर सकते हैं ए से बी की तरफ भी मूवमेंट होगी। कंपेरेटिवली ए टू सी फर्स्ट हमें देखने को मिलेगी, ए टू बी भी मूवमेंट देखने को मिलेगी और बी टू सी भी हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इस तरह से वाटर जो है वो मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर की। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है वाटर, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर 99 जो है वाटर फ्री है और यहाँ पर 95 वाटर मूव है, फ्री हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर की मूवमेंट होगी। डाइल्यूट जो है उससे कंसंट्रेटेड की तरफ जो है वो मूवमेंट देखने को मिलेगी। कंसंट्रेटेड का मतलब है जिसमें कि कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, डाइल्यूट मतलब कि जिसमें वाटर ज़्यादा है। तो वाटर हायर से लोअर की तरफ ही मूव करेगा, तो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड भी मूवमेंट देखने को मिलती है वाटर मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट है जिसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और जिसमें सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, उसमें वाटर की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, अगर हम इस एग्जाम्पल में ही देखें तो यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम कहाँ पर है, सबसे कम है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ और सबसे हाई है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे, और ये है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम। और अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें, वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा जो है वो फर्स्ट केस में है। तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वाटर पोटेंशियल जहाँ हाई है वहाँ से मूवमेंट देखने को मिलती है जहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल कम है। तो ये भी हम याद रखेंगे कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। थर्ड है लेस वैल्यू टू मूव मोर वैल्यू, जहाँ लेस वैल्यू है लेस वैल्यू से मोर वैल्यू की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है जहाँ पे लो डीपीडी है टू हाई डीपीडी हमें देखने को मिलता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और सॉल्यूट पोटेंशियल जहाँ हाई है वहाँ से जहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल कम है वहाँ मूवमेंट देखने को मिलती है। ये भी हमने ये केस इसी एग्जांपल में डिस्कस किया। तो फर्स्ट में हमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, सॉल्यूट पोटेंशियल की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, और थर्ड केस में सॉल्यूट पोटेंशियल की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा टू सॉल्यूट पोटेंशियल लो। तो ये भी वाटर मूवमेंट में डिस्कस हम करते हैं। इस तरह से वाटर जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल का यूनिट होता है बार्स। इसका मतलब है कि जो इस तरह से हमारे पास एक बीकर है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके ऊपर जो है प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस समय जो इसमें प्रेशर है दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 0 है। अगर हम बाहर से इस पर कोई प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से इफ प्रेशर इज अप्लाइड मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। प्रेशर पोटेंशियल जो है वो मोस्टली पॉजिटिव ही देखने को मिलता है, बट इन केस ऑफ जाइलम वेसल जो है प्रेशर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोसिस तो एक तरह का डिफ्यूज़न भी होता है जिसमें कि डिफ्यूज़न ऑफ वाटर होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे भी ये डिपेंड करता है। किस तरह से ये इन पे डिपेंड करेगा, जैसे हमने एक बीकर लिया है या हमारे पास कोई सेल है, ये बीच में उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं हमारे पास ए में, और बी में हमारे देखने को मिलते हैं जिसमें कि सोडियम आयन जो है वो सॉल्यूट जो है वो 5 हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें 5 हैं। तो वाटर जो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो 10 है इधर, 10 से 5 की तरफ वाटर मूव करेगा। बट अगर हम इसमें एटमॉस्फेरिक, जब हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, बाहर से अगर हम इस पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंटर हो रहे थे अब वो एंटर नहीं होंगे। तो प्रेशर एक्सर्टेड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा, हम एक और सेल की अगर हम बात करें तो इसी तरह से हमारे पास एक और सेल है जिसमें कि
10 मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो है वो 8 सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो हाई है और इसमें फ्री जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, क्योंकि वाटर जो मूव करता है हायर टू लोअर करता है, 10 से लो की तरफ जो है वो वाटर मूव करता है, लेकिन इसमें जब हम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर हम इस पे लगा रहे हैं, तो वाटर जो है वो इसमें एंटर नहीं करता है, लेकिन इसमें हमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ हमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कहा जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वलेंट, दोनों ही इक्वल होते हैं, बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के, बट डिफरेंस है इनके साइन का। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव वैल्यू होती है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, जिसे सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। डीपीडी जो है टर्म दिया है मायर ने और एसपी जो टर्म है, सक्शन प्रेशर जो टर्म है, उसे दिया था रेनर ने। तो डीपीडी की बात करें तो प्योर वाटर जो होता है, जिसमें 100 मॉलिक्यूल अगर हम वाटर के ले रहे हैं, इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट का मतलब है डेफिशिएंसी इन द डिफ्यूजन प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज डीपीडी। तो डीपीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। जैसे अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो डीपीडी की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज करती है। फर्स्ट हम देखते हैं, एक हमने बीकर लिया है जिसमें हमने 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया है, दूसरा बीकर लिया है जिसमें भी 100 मॉलिक्यूल वाटर है, थर्ड बीकर लिया है जिसमें भी 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो अगर हम इनमें सॉल्यूट ऐड करते हैं, फर्स्ट में हमने 2 सोडियम आयन को ऐड किया, सेकंड में 3 सोडियम आयन ऐड किए एंड थर्ड में हमने 4 सोडियम आयन को ऐड किया, तो जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी डीपीडी की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो 4 सोडियम आयन की वजह से इसकी डीपीडी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और 2 सोडियम आयन की वजह से इसकी डीपीडी की वैल्यू कम है। तो अगर हम वाटर की मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट जो वाटर की होती है वो लो डीपीडी से हाई की तरफ मूव करती है। तो जहाँ पे लो डीपीडी है फर्स्ट केस में और हाई डीपीडी है लास्ट केस में, तो वाटर जो मूव करेगा फ्रॉम लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ मूव करता है। और डीपीडी को निकालने के लिए एसपी, जिसे हम सक्शन प्रेशर कहा जाता है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। केस फर्स्ट है, अगर हमारे पास फ्री आयन है तो फ्री आयन होने की वजह से इसमें डीपीडी क्या होगा, तो फ्री आयन है यहाँ पर, तो यहाँ पर टर्जर प्रेशर जो है वो 0 है। तो टीपी अगर 0 है तो इसमें हमारे पास डीपीडी इज इक्वल टू ओपी रहता है, तो डीपीडी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। सेकंड केस है, अगर कोई नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में जो डीपीडी होगा वो डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी होता है। थर्ड केस की अगर हम बात करें, फॉर द फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल्स का मतलब है जब हम इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाते हैं। इसमें टर्जर प्रेशर जो है वो 0 देखने को मिलता है और डीपीडी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी होता है। तो इसका जो डीपीडी की वैल्यू है इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होती है। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। नॉर्मल सेल्स में भी हमें सेम ऐसा ही देखने को मिलता है, बट उसमें हम लिखते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। फोर्थ केस है फॉर द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो वो होता है जो श्रिंक हो गया होता है सेल, तो इस तरह से जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो इसमें जो प्रेशर है वो बाहर से अंदर की तरफ जो है वो ज़्यादा लगता है, तो इसका जो टर्जर प्रेशर है वो मोर नेगेटिव होता है। तो डीपीडी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। अब टर्जर प्रेशर मोर नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड डीपीडी जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्जर प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर मूवमेंट की, जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। तो जो लो डीपीटी होता है उससे हाई डीपीटी की तरफ मूवमेंट होती है वाटर की, और हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल से लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर मूव करता है। हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वाटर मूव करता है। लेस नेगेटिव वैल्यू टू मोर नेगेटिव वैल्यू जो है वाटर मूव करता है। फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो वाटर मूव करता है।
तो ये है हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में भी हम जो इसमें पार्ट बच गया है उसको डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम कंप्लीट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।